नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी पैटर्न पर। एक क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में हम पेड़ और पौधे जंतु का जो चैप्टर है एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो सारे भी प्रश्न करेंगे जो हर बार पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, पूछे जाने वाले हैं, संभावित प्रश्न हैं। तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये पेड़ पौधे जंतु के चैप्टर से प्रश्न करने वाले हैं। इसके पहले परिवार फैमिली का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, पहला कंसेप्ट आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से हम पहले पेड़ और पौधे एवं जंतु से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। C-TET में जो आए हुए प्रश्न हैं और इसके साथ साथ जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको भी हम साथ में करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से जड़ में कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? यह आपके C-TET 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सभी कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा जड़ जो है, कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता? देखिए, भोजन का भंडारण करना, संचित करना, ये जड़ का कार्य होता है। पौधे को सहारा देना जड़ का कार्य होता है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये भी आपके पौधे के जड़ का कार्य होता है। लेकिन दोस्तों, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये पौधे का जो है जड़ का कार्य नहीं होता है। पौधे को ह्यूमस उपलब्ध कराना जो होता है, ये मिट्टी से द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ना कि जड़ के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। पौधे को ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है, बल्कि ये मिट्टी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जड़ें जो होती हैं पौधे का अवरोहित भाग होती हैं, जो भ्रूण के मूलांकुर के वृद्धि से बनती है। जड़ों के जो प्रमुख कार्य होते हैं, जड़ का कार्य होता है, जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जड़ें जो होती हैं भोजन को भंडारित और संचारित करती हैं या संचित करती हैं। जड़ें जो होती हैं मिट्टी से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं और जड़ें जो होती हैं वह मृदा अपरदन को रोकती हैं। ये आपके जड़ों के कार्य है। तो जड़ से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आपसे जरूर बन जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है C-TET एग्जाम को फतेह करना, C-TET एग्जाम को क्रैक करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी C-TET 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है, बगुला तथा भैंस में क्या है, सहजीवी का संबंध पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? जी हाँ, घास जो है, क्या वायु से पत्ते हिल रहे हैं या घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि है, वो इन दोनों को अंतर कर पाता है। यानी कि सुनने की शक्ति इतनी तेज है, तीक्ष्ण मतलब तेज होती है, और वह किसकी होती है दोस्तों? बाघ की होती है। जी हाँ दोस्तों, बाघ की सुनने शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण होती है। बाघ जो होता है वह शेर अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र को पहचान लेता है। बाघ व शेर क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र को पहचान कर लेते हैं। ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे बाघ रह रहे हैं, यहाँ पे शेर रह रहे हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? देखिए दोस्तों, जो ततैया, बर्रैया है, दीमक है, चींटी है, ये एक साथ रहती है। ठीक है, टीम बना के रहती हैं। लेकिन मकड़ी जो होती है वह अकेली रहती है। आप लोग देखते हैं मकड़ी जो है अकेली जाला बनाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किसके अकॉर्डिंग होता है? C-TET 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न बना होता है, डिजाइन बना होता है, किसके लिए? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो किसके कारण बने होते हैं? जलवायु के कारण बने होते हैं।
जैसे आप देखते होंगे शरीर पर धारियां जानवरों को शिकारियों से छिपने में, दस्त संबंधी भ्रम उत्पन्न करने में, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में होती है, कीड़ों से शरीर की रक्षा करने में होती हैं और आपस में एक दूसरे को पहचानने आदि में भी सहायता करती हैं, जो धारियां बनी होती हैं जानवरों की। अगला प्रश्न देखिएगा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? उस याद यंत्र की गति को देखता है, याद यंत्र द्वारा जो है कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, सूंघ कर करता है, यंत्र की ध्वनि को सुनता है। देखिए सर्प जो होता है वह कंपन को समझ लेता है, कंपन को पढ़ता है, तो कंपनों के प्रति जो है सांप अनुक्रिया करता है। तो कंपन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये सीटेट 14 और 16 में पूछा गया प्रश्न है ईवीएस में। देखिए दोस्तों, जीवों का वह समूह किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी दिखने में श्रेष्ठ हो, मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी मनुष्य अगर 1 किलोमीटर की वस्तु को देख सकता है तो वह ग्रुप, वह समूह 4 किलोमीटर की वस्तु को देख सकता है और वह ग्रुप समूह कहलाता है चील, गरुड़ और गिद्ध। जी हाँ दोस्तों, चील, गरुड़ और गिद्ध ये जो एकीपिट्रीडी कुल के पक्षी होते हैं, इनकी आंखें जो होती हैं 5 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख लेती हैं, चील, गरुड़ और गिद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो कैक्टस के अगर आता है तो फिर आपका फाख्ता पक्षी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? देखिए, कुछ सब्जियां फल हैं, ये ठीक है। घास पौधा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घास उसको पौधा नहीं कह सकते। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ऐसा नहीं होता। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं इनको, तो ये भी गलत है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से हमें ठीक जो लगा कि कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां होती जिन्हें फलों के कैटेगरी पर रहते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, इन फल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के सब्जियों को वास्तविक फल यानी केवल अंडाशय से विकसित भी इसे कहा। वास्तविक फल मतलब केवल अंडाशय से ये विकसित होते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और पहचानना है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये हमारा क्या है? स्लॉथ। 17 घंटे बच्चों की शाखाओं में क्या है? उल्टे लटक कर सोता है, वह हमारा स्लॉथ होता है। ठीक है, और स्लॉथ का जीवन काल जो होता है 30 से 40 वर्ष तक का होता है। इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि आगे के पैर इसके नहीं होते हैं, इसलिए यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। आगे के इसमें पंजे होते हैं, यह अधिकांश समय पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। इसके अतिरिक्त यह आलसी होने के कारण उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर यह रहता है, वहीं पे सोता है। अगला घटपर्णी पौधा निपेंथिस, ये प्रश्न में आता ही आता है सीटेट में 2016-12 में पूछा गया प्रश्न है। घटपर्णी निपेंथिस के बारे में कौन सा सही है? देखिए, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर उन्हें खा जाता है। ठीक है, सुराही के आकार का इसका आकार होता है। अगला रेगिस्तान ओक के बारे में कथन को बताना है। ये सीटेट 14-15 में पूछा गया प्रश्न है और नीचे जो है आपके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। देखिए, रेगिस्तान ओक के बारे में जानें कि रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें की वृक्ष की लगभग 30 गुनी गहराई होती है। अगर उस वृक्ष का ऊंचाई 4 मीटर है तो 30 गुना मतलब 30 गुणे 4 120 मीटर है ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें होती। जब तक इसे पानी तक ना इसकी जड़ें पहुंच जाएं तब तक नीचे जाती रहती है और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित भी होता है।
और यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो ये गलत है। चौथा वाला गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 सही है, किसमें दिया गया देखेंगे, आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन जो है अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या होता है? देखिए, पक्षी जो होते हैं, अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका जो प्रमुख कारण होता है, अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं, आंखें जो होती है वह स्थिर होती हैं, तो पुतलियों को घुमा के उधर उधर नहीं देख सकते, इसलिए वह अपने गर्दन को हिला हुला के घूमते हैं। ठीक है, क्या होती है, उनकी नेत्र जो स्थिर होने के कारण फिर उसे गर्दन को हिलाना पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है, तो वह हमारा कहलाता है सरसों। सीटेट 2015 में आया हुआ प्रश्न। अगला, नीचे दिए गए सभी जानवरों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। देखिए, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप एक ऐसी विशेषता जो है सभी की समान है कि ये अंडे देते हैं। अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, ठीक है, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और छिपकला, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देते हैं और ये सरीसृप वर्ग में तथा गौरैया पक्षी वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग मतलब क्या होता है? सरीसृप हम कैसे जानते हैं? ये असमतापी होते हैं, जबकि पक्षी वर्ग कैसा होता है? समतापी होता है। गौरैया का शरीर सल्क से नहीं ढका होता, बल्कि जो छिपकली होती, सांप होते, जहरीले, कछुआ, इनका जल में रहते हैं, इसलिए जो इनकी शरीर होता है वह सल्क से ढकी रहती है, क्योंकि जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। बच्चों के द्वारा कुछ सब्जियां बाजार में इकट्ठी की गई, निम्नलिखित सामग्री उन्हें पहचानना है जिनके अंदर बीज होते हैं, जैसे आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, केला, प्याज, खीरा। इनमें बताइए बीज किस में होगा? सीटेट 15 में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला हो गया टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इनमें क्या होते हैं? इनके अंदर बीज होते हैं। जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तु को काटता या कुतरता रहता है और वह कहलाता है क्या? बताइए। चूहा। दोस्तों, चूहा वह जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए चूहा अपने दांतों से वस्तुओं को कुतरता काटता रहता है। ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। चूहा का हृदय 1 मिनट में लगभग 632 बार धड़कता है। चूहे को आप देखेंगे, मनुष्य का औसतन 72 बार धड़कता है, तो चूहे का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 632 बार धड़कता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उनमें से केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो वह हमारे नारियल के होते हैं। ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो केरल में उसने किसके वृक्ष देखे हैं? नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ये अक्सर समुद्र के किनारे वृक्ष होते हैं, क्योंकि नमकीन जल प्रदेशों में यह नारियल का पेड़ पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, जो भी तटीय प्रदेश हैं हमारे भारत के। निम्नलिखित में से कौन जो है बीज नहीं है? तो इनमें से बताइए कौन इसमें बीज नहीं होता? तो गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ, इनमें बीज होता है, लेकिन साबूदाना में बीज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि और भी इंटरेस्टेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? देखिए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, तो ये ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं ऐसा नहीं। बरगद के पेड़ की ज़मीन के भीतर जड़ें नहीं होती हैं, ये ध्यान कर लीजिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न समझ लेते हैं जो कि 2014-15 CTET और STET 2015 में पूछा गया है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, लकड़ी, शाखाएं, लोहे की तार भी लाता है। एक चालाक पक्षी भी होता है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे को साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। सेता मतलब एक गर्मी देना। अंडे को क्या है, पक्षी जो होते हैं बैठ कर उसको गर्मी देते हैं, तभी उसमें बच्चा जो है पनपता रहता है। तो सेता मतलब वही एक चीज़ होती है, इनकी प्रक्रिया होती है पक्षियों की। तो हमारा कोयल कहलाती है। ठीक है। और कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडाइनेमिस स्कोलोपेसिया। इसका औसतन जीवन काल 4 से 6 वर्ष तक होता है। मादा कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि अपने अंडे दूसरे पक्षी की, विशेषकर कौवे में रखती, क्योंकि जो होता है समान होता है रंग रूप, इसलिए कौवा पहचान भी नहीं पाता है। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें से टैपियोका, नारियल के लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। उन्हें जो है इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो वे कहाँ के? केरल के होंगे। जो भी तटीय प्रदेश हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पे के नारियल का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जल होता है वह नमकीन होता है। निम्नलिखित पक्षियों में कौन जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है और कोई नहीं, आपका उल्लू हो सकता है। ये सारे CTET में आए हुए प्रश्न हैं। या उल्लू अपनी गर्दन को कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? 270 डिग्री तक वह घुमा सकता है। इसके बाद हाथियों के बारे में यहाँ पे संबंध कथन दिया गया है, आइए जानते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। कौन सा सही होगा? देखिए, हाथी स्थल का रहने वाला सबसे बड़ा विशाल स्तनधारी जीव है। इसका गर्भकाल 22 महीने का होता है, समझ लीजिए। जी हाँ, हाथी का गर्भकाल जो होता है, बच्चे का 22 महीने तक बच्चा जो है पेट में होता है, इसके बाद वह जन्म लेता है। और 3 महीने के हाथी का जो बच्चे का समानतः 2 क्विंटल होता है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है हाथी के बारे में सही यहाँ पे बताया गया है CTET के द्वारा। और जो वयस्क हाथी होता है वह लगभग 100 से लेके 120 किलोग्राम तक पत्ते खाता है, झाड़ियाँ खाता है, और दिन में लगभग मात्र वह 3 से 4 घंटे सोना ही पसंद करता है। खेजड़ी बज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो खेजड़ी बज के बारे में जो दिया गया है कि यह बज सामान्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और अच्छे तरीके से हो जाता है। यह छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये तीनों बातें सही है। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल पीते हैं, ये नहीं। वह रेगिस्तानी ओक का है, ना कि खेजड़ी वृक्ष का। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में चौथा गलत है, बाकी 1, 2, 3 हमारे जो कथन दिए गए हैं सही दिए गए हैं, अर्थात जो डी ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 हमारे सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह रंग काला और सफ़ेद होता है। ये CTET 13-14 में आया हुआ प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये पहचान है। जो जिन जानवरों के अगर कान होंगे और शरीर में बाल होंगे वे बच्चे देंगे, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं देते वे अंडे देते हैं। तो ये 2 चीज़ें समझ लीजिए, दोनों सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड किस में दिया गया है? डी ऑप्शन में। ये जान लीजिए, ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं उनके बाहरी कान व शरीर पे बाल होंगे वो स्तनधारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, मनुष्य। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे मेढक, बतख, मछली, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो बाल और कान 2 चीज़ों को ध्यान दीजिए। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी दादी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। तो लिंगहू फेन मतलब समझ गए होंगे कि यह कहाँ के
ये छाछ कहाँ हो सकता है, ये जो फेमस डिस्क है ये कहाँ की हो सकती है, तो ये फेमस डिस्क आपकी हांगकांग की। वह छाछ कहाँ का होगा, हांगकांग का होगा, क्योंकि लिंगहुफेन सांप से बनने वाली एक प्रमुख व्यंजन या डिस्क होती है जिसे सूप कह सकते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। देखिए मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी होती है अक्टूबर से दिसंबर, ठंडी का महीना होता है, ठीक है, क्योंकि इस मौसम में होता है, इस अवधि में, इस समय में मधुमक्खी क्या करती, फूलों से पराग को अधिक मात्रा में एकत्रित करती। अगला है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पराग कहा जाता है। यह दोस्तों पराग, ये फूलों के द्वारा उत्पन्न एक पाउडर होता है। ये हमिंग बर्ड, तितलियां जैसे कई कीटों का खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में भी करती हैं जिसे हम पराग कहते हैं, एक पाउडर जैसी संरचना होती है। अगला गया हाथी के बारे में, यहाँ पे भी कथन दिया गया है कि हाथी के झुंड के संबंध में बताइए। देखिए हाथी का झुंड केवल हाथिनियाँ मिलाकर 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, और इसके साथ साथ झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो पूरे झुंड का नेतृत्व हाथियों में कौन करता है, झुंड की जो सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथनी होती है वह करती है। तो पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद सांपों के संदर्भ में हमारा कथन दिया गया। देखिए सांपों के संदेह हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग अर्थात कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही। तीसरा देखिए जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। पहला होता है द किंग कोबरा, इंडियन क्रैट, करैत, रसेल, वाइपर, ये 4 हैं। जहरीले सांपों के 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी जीव को काटता है तो यह जहर उसके शरीर में चला जाता है। पोल्यूरेंट नामक दवा का प्रयोग सांप के काटे जहाँ पे काटता है मरीजों को बचाने के लिए किया जाता है। यह दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और तो आपने समझ लिया। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न। थर्टी 32 नंबर तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। 32 के बाद अब हम बढ़ेंगे 33 क्वेश्चन नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं में कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। देखिए जीवन प्रक्रियाओं का जो युग्म पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों मिलता वह कहलाता है वृद्धि और प्रजनन। चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो कि सबके लिए समान है। नीचे दिए गए वेन आरेख को अध्ययन करना है। जमीन पर रहने वाले जंतु दिए गए हैं, पानी पे रहने वाले जंतु दिए गए हैं और अंडे देने वाले जंतु दिए गए हैं। अब ऑप्शन बताइए कि एक्स जो है जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। एक्स मतलब तीनों में, जमीन पे भी रहने वाले हो, पानी पे भी रहने वाले हो और अंडा देने वाला जीव जंतु, और वह कहलाता है मगरमच्छ। क्योंकि मगरमच्छ के ना तो बाल होते हैं ना कान होते हैं, इसलिए बच्चा नहीं देता, अंडा देता है। लेकिन शर्त भी काम कर रहा है, जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है और अंडा भी देता है, तो वह कहलाएगा मगरमच्छ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, और वह कहलाता है मानव। मानव जो है एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य कहलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मुर्दाखोर या अपघटक नहीं होता। देखिए गिद्ध, दीमक, केचुआ, ये तीनों मुर्दाखोर अपघटक होते हैं लेकिन मशरूम नहीं होता।
मुर्दाखोर अपघटक जानवर वह जीव होते हैं जो मृत जीवों को उपभोग करते हैं। मृत पशुओं और पौधों की सामग्री का सेवन मुर्दाखोर पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिद्ध, दीमक, केचुआ ये सभी मुर्दाखोर या अपघटक हैं। चाहे मुर्दाखोर आए चाहे अपघटक आए, दोनों एक चीज़ें हैं। किंतु मशरूम एक क्या होता है? एक मशरूम एक फफूंद होता है। जब एक मछली को सबसे पहले उबले लेकिन कमरे के तापमान ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का जो पानी होता है वह खनिज रहित होता है, इसलिए नॉर्मल पानी में इसको नहीं रखते हैं। खाली स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? ताकि अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने देने से उसमें पंप लगा के उसमें हवा भरते हैं ताकि पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह घुल सके। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में निकाल दिया गया पौधा कौन? आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? कपास, नीम, औरंडी या होहोबा। तो यूरिया को लेपित करने हेतु जो प्रयुक्त हो रहा तेल जो है ये किस पौधे के लिए या किस पौधे का बीज का हो जाता है? तो ये हो जाता है नीम। जी हाँ, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त तेल का जो है नीम के बीज का होता है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को सीमित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए 2015 में सरकार ने संपूर्ण यूरिया उत्पादन को नीम के तेल में जो लेपित करना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण इनमें से कौन सा कहलाया जाता है? देखिए दोस्तों, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का जो उदाहरण है वह आपका हमारा आहार श्रृंखला कहला जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। क्योंकि हम जब सभी लोग जानते हैं सजीव घटकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सारे आते हैं, जबकि निर्जीव घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, हवा, जल, मिट्टी, गैसें ये आ जाती हैं। तो दोनों चीज़ें आपने समझ लिया। सजीव घटकों में क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है। निर्जीव में हवा, जल, मिट्टी, ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगला, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में जो पेलिकन पक्षी होते हैं आपके कुक्कारे, वेलूर, नेलापट्टू, कंथूनकुलम, इन तीनों को जो प्रजनन करते हैं। देखिए, जो पेलिकन पक्षी होता है एक प्रवासी पक्षी है। साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप से प्रजनन व भोजन के लिए ये भारत आते हैं। भारत में पक्षी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्यतः देखा जाए तो गुजरात के कच्छ, आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू, कुक्कारे, वेलूर और कुंथनकुलम आदि स्थानों पर ये निवास या प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उनको मृतक भक्षी कहा जाता है। जैसे कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं, कवक, छोटे प्राणियों में शामिल हो जाता है। यानी मृत कार्बनिक सामग्री और अधिक छोटे कणों में अंततः सरल पदार्थों में विघटित करने और अपना पोषण प्राप्त करना ही हमारा मृतक भक्षी वाले जीव कहला जाते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से किसे सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं किसे सोख लेते हैं? तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं पेड़ सबसे ज़्यादा लगाइए, पेड़ हमारे लिए प्राणवायु है। दोस्तों, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से। जी हाँ, जड़ी बूटियों की रानी तुलसी महारानी सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। तुलसी के पत्ते अगर डेली आप सुबह मान लीजिए 10 से 12 पत्ते डेली का सेवन करते हैं, ये एंटीबायोटिक का कार्य होता है। खांसी, जुकाम जो भी है आपके रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो 10 से 12 पत्ते डेली का सेवन कीजिए और अपनी शरीर के पौष्टिक बनाइए। रोगाणु क्षमता की जो क्षमता होती है रोगाणु से लड़ने के लिए वो मजबूत करिए। ठीक है,
तुलसी का जो पौधा है सामान्यतः 1 से लेकर 3 फीट तक होता है और भारतीय संस्कृत में तुलसी एक धार्मिक पौधा माना गया है। तुलसी औषधीय पौधों के लिए काफ़ी प्रचलित है। पत्ते हो, जड़े आपके जड़ें हों, तने हो, सब कुछ यहाँ पे है। अगर तने भी सूखे उनका उबाल कर पानी सेवन कर लीजिए। तुलसी औषधि महत्व के लिए काफ़ी प्रचलित है। औषधि के रूप में इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग, श्वास संबंधी रोगों में बहुत ही लाभदायक होता है, मैंने बताया। अगला, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल। जी हाँ, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधों के पत्ते होते हैं वह हरे होते हैं। क्लोरोफिल को पर्णहरित, हरित लवक, पर्णहरिम आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि यूफारबिएसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? और वह कहलाती है आपकी जेट्रोफा। जब भी बायोडीजल का नाम है जेट्रोफा के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगला, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। देखिए, प्रजातियों की जो उत्पत्ति हमारी रचना कहला जाती है वह चार्ल्स डार्विन की कहला जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रजातियों की उत्पत्ति द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में की थी। इसमें डार्विन के प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण भी है। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चयन के दौरान खाली स्थान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय चयन होता है उसके द्वारा जो होता है जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। H2O ऊर्जा के साथ मिलकर 2H आयन 1/2O2 और 2E ऑक्सीकरण हो जाता है और इसके बाद 2H+ आयन NADP के साथ क्रिया करके NADPH2 अपचयन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है? देखिए, अपवर्ज्य खरपतवार, इस शब्द को समझ लीजिए कि जो पार्थेनियम होता है। पार्थेनियम एक प्रकार का अपवर्ज्य खरपतवार होता है। इसे सामान्य भाषा में गाजर घास, चटक चाँदनी भी कहते हैं। यह खरपतवार बड़े आक्रामक तरीके से फैलता है, गाजर घास, जो कि बहुत खतरनाक भी होता है। आगे हम बताने वाले हैं। दलदली फसलों में यह खरपतवार वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को क्रियाशीलता को यह कम कर देता है और इसके ज़्यादा अतिरिक्त संपर्क रहने से चर्म रोग की ज़्यादा हो जाती है। आप लोग देखेंगे शरीर में जो चकते चकते हो जाते हैं, तो ये गाजर घास है। अगर इसका ज़्यादा संपर्क रहता है शरीर से, त्वचा रोग हो जाता है और इसका रीजन और कारण होता है। दोस्तों, इस जो आपके पेड़ पौधे जीव जंतु का चैप्टर हमने 50 प्रश्न किया। इसके बाद 50 प्रश्न और करेंगे, तब जाके आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आगामी जो है क्लास 3rd में 50 क्वेश्चन और लेके आने वाले हैं। तो पेड़ पौधे जंतु का जो सारा चैप्टर क्लियर होगा। जो अभी तक C-TET में आए हुए प्रश्न है, अदर TT में पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न सारे आगे प्रश्न करने वाले हैं। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपका बना दिया गया है। C-TET जनवरी 2024 का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सारे आपके C-TET की क्लासेज मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।